नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी जो जितने सारे कंपनीज है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एल&टी ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनी, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। जिसका नाम है एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज। जो एल&टी फाइनेंशियल, जो आपको मतलब एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी आप नाम में जानते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एल&टी फाइनेंस के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दे चुके हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो कंपनी 200 में चल रहा था, 200 में चलने वाला कंपनी आज अराउंड अराउंड 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो 80 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी में क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि मैं भी तो बहुत बार आपको वीडियो में बताया कि जब अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते में मिले तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो अभी ये चीज कंफर्म करना है क्या ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, तभी आपको निवेश करना चाहिए। नहीं तो छोड़ दीजिए। तो चलो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, कंपनी इसका जो स्टार्टिंग पीरियड था आप देखेंगे, तो कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था तब कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 45 रुपीज के आसपास था। मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे 45 रुपीज था। उसके बाद 2012 के बाद कंपनी एक्चुअली गया 2012 नवंबर के मान में आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड इसका प्राइस चला गया था 85 के आसपास। तो 45 से 85 मतलब अराउंड आपके पैसा डबल कर दिए थे एक साल के अंदर अंदर। तो कंपनी उसके बाद क्या किया, बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चलता रहा। आप देखेंगे कंपनी का साइड बेसिस पैटर्न में किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर से कंपनी ने लो किया था अराउंड अराउंड 2016 मार्च के मान में कंपनी ने लो किया था 45 रुपीज के आसपास। तो 45-50 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ा वो देखने का लायक है। ओनली 45 रुपीज के शेयर चला गया था 210 के आसपास, 210 के आसपास। कितना शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था, आप खुद ही देख सकते हैं। क्योंकि इस टाइम फाइनेंस सेक्टर में बहुत तेजी ग्रोथ आया था इंडिया में। तो 2016 से 2018 तक जो जर्नी है वो बहुत अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। उसके बाद कंपनी का हालत इस लेवल से खराब होता चला गया। जो कंपनी 45 रुपीज में था वो लॉकडाउन के टाइम में भी गिरा। उसके बाद मतलब 2018 में भी गिरा। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज गिरने के पीछे 2018 में सबसे बड़े कारण आप सभी जानते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज। ऑटो का सेल इतना गिर चुके थे, ऑटो का कंपोनेंट्स इतना बनना कम हो गए थे, तो इसीलिए ऑटो इंडस्ट्रीज में सेल डाउन हो गया। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में से ऑटो ऑटो को भी सेल्स देते हैं, मतलब सेल्स देकर पैसा कमाता है। उसको भी एक इम्पैक्ट इस तरीके से मतलब एनबीएफसी के ऊपर पड़ा जरूर है। तो यहाँ पे कंपनी लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत तगड़ा झटका लगा। उसके बाद कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 45 रुपीज के ऊपर फिर से आ गया था। मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ऊपर बहुत बार कंपनी टच किया। उसके बाद कंपनी कोशिश किया लॉकडाउन के बाद फिर से 100 रुपीज के आसपास गया। तो 100 रुपीज के आसपास मतलब 45 से 100 रुपीज मतलब दो आपका फंड दो गुना कर दिया था। तो लोग इस चीज को फिर से मतलब देखना चाहते हैं कि फिर भी कंपनी फिर से वो जो 200 लेवल था, क्या वो 200 लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जाएगा क्या नहीं जाएगा उसको तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। जाने का चांसेस है कि नहीं है वो अभी आपको फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स में ही पता चलेगा। कंपनी का अभी फिलहाल का जो हालत है, कंपनी अराउंड 75 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो 70 मतलब 80 से 70 रुपीज रेंज में कंपनी काम कर रहा है। तो क्या अभी कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएंगे, चलो मैं उसके ऊपर भी डिटेल्स बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा दूंगा इस बार का, तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो देखिए टोटल जो इनकम कंपनी किया, तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कंपनी का जो फिगर है वो कहाँ पे है। हाँ चलो करोड़ों में है, तो करोड़ों में है, अच्छी है। तो देखिए कंपनी का टोटल इनकम, टोटल जो कंपनी ने इनकम किया वो आप देखेंगे तो करीबन करीबन 3135। चलो अच्छी बात है। पिछले बार कितना था, करीबन 3065 67। पिछले बार था, पिछले सालों में था 3100। इसका मतलब पिछले सालों से भी ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ हुआ।
सिर्फ इनकम के ग्रोथ होने में यहाँ पे पॉजिटिव साइन जरूर आ जाता है, मगर इनकम ग्रोथ होने से कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है कि नहीं है वो भी देखना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 2829, जो पिछले बार था 2648, जो पिछले साल में था 2936। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी का टोटल जो मतलब यहाँ पे फिगर है, टोटल जो परफॉर्मेंस है, वो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम तो जरूर किया है। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन टैक्सेस पे करने के बाद कितना हाथ में आया। तो टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो 261 करोड़, जो पिछले बार कितना था 341 करोड़। इसका मतलब पिछले बार इनकम अच्छा होने के बाद भी कंपनी ने प्रॉफिट को ज्यादा ग्रोथ किया। पिछले सालों में कितना था 177 करोड़। तो देखा जाए तो कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे तो ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस जाम तो दिखने को मिला बिल्कुल, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखिए एस्टीमेट का एक हमेशा एक मतलब नजर रखा जाता है। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा कंपनी के एस्टीमेट के ऊपर मतलब फोकस रखते हैं, क्योंकि एस्टीमेट अगर गड़बड़ हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में गड़बड़ी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो इनकम है वो कंटिन्यूअसली मतलब ग्रोथ को मेंटेन नहीं करता। तो चलो मैं इसको आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा देता हूँ। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी क्या ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो मैं आपको सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ, देखिए सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का एक्सपेंस को भी देखिए, कंपनी तगड़ा एक्सपेंस को कंट्रोल किया, मगर इस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पे भी कंपनी को तगड़ा पे करना पड़ा, क्योंकि देखिए फाइनेंस सेक्टर है तो वो तो कर्जा लेगा ही, तो जबरदस्त कर्जा भी कंपनी लेके रखा, तो इसीलिए कंपनी का इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ा। तो इस इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट रेशियोज आया, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो देखिए 2011 में 391 करोड़ था, आज वो बन चुके हैं करीबन करीबन 1000 करोड़। मगर एक चीज मैं आपको बीच में दिखा दूं तो 2019 में क्या था, 2019 में 2200 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम किया था। और देखा जाए तो कंपनी 2017 में 1000 करोड़, 1200 करोड़, और उसके बाद 2020 में 1700 करोड़, 2021 में 900 करोड़। इसका मतलब सोचिए कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो पॉजिटिव में है। मगर हमेशा इन्वेस्टर और मतलब जब जब कंपनी के ऊपर कोई काम होते हैं, मतलब जब कंपनी के ऊपर रिजल्ट आते हैं, तो हमेशा वो हर कोई इन्वेस्टर, हर कोई कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले वो यही देखना चाहते हैं कि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है कि नहीं करा है। मान के चलिए इस बार कंपनी अगर 200 करोड़ का प्रॉफिट किया तो हमेशा उसका डिमांड रहेगा, दूसरी बात कंपनी का 200 से 250 करोड़ होना चाहिए, 250 से तीसरी बात कंपनी का 300 करोड़ होना चाहिए। तो इस तरीके से वो ग्रोथ को मेंटेन करता है, वो ग्रोथ को कोशिश करता है, वो ग्रोथ को हमेशा देखना चाहता है कि इस तरीके से ग्रोथ हो, तभी उस कंपनी को निवेश करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि 200 से 250 हो जाएगा, 200 210 भी मतलब 10 भी हो सकते हैं, 205 भी हो सकते हैं, मगर हमेशा ग्रोथ होना चाहिए। मगर यहाँ पे देखिए ग्रोथ ऑब्वियसली कोई बीच बीच में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा कम हुआ। जैसे देखिए आप कहेंगे सर 2021 में कंपनी का लॉकडाउन पीरियड था तो कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन नहीं हुआ, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन तो 2019 में किया था, तो इस बार प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो 2020 में कम हुआ, 2020 में और भी कम हुआ। तो अच्छी बात है, कंपनी फिर भी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी ने सेल किया और कंपनी ने प्रॉफिट किया, यही सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। तो मैं एल ग्रुप को बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एल ग्रुप। तो एल ग्रुप के साथ जुड़े हुए फाइनेंस कंपनी है। तो इस कंपनी का कंपटीटर देखेंगे तो लीडर्स लीडर्स कंपनी है इसका टक्कर देने के लिए। तो कंपनी बहुत छोटा है, अभी तक कंपनी लार्ज कैप कंपनी नहीं बन चुके हैं, अभी अभी तक कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी है। तो 17,900 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो कर्जा, कंपनी कर्जा भी अच्छा खासा लेके रखा है, अराउंड 4.27% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी के पैरामीटर सबको दिखा दूं तो जैसे कंपनी ने कर्जा भी लिया, कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है 6,000 करोड़ का, कंपनी का एनुअली इनकम भी 1,000 करोड़ तक है। तो अच्छी बात है, कंपनी मेंटेन तो कर रहा है, कंपनी कोशिश तो कर रहा है। तो फिर भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी प्रेशर होते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है वो मार्केट को खा जाएंगे, वो सस्ते से सस्ते मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑफर देके मार्केट को खा जाएंगे, और
ये जितने सारे छोटे कंपनी है इसको भी खा जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी को ग्रोथ करना थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। ये नहीं कहूंगा कि कंपनी ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, ऐसे बात भी नहीं है। बहुत सारे छोटे कंपनी भी ग्रोथ हो चुके हैं, अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हुए हैं। जैसे एफआईएस के पास 10% होल्डिंग था, अभी 6% होल्डिंग है। डीएस के पास 5% था, अभी भी 5% है। पब्लिक के पास 21% और प्रोमोटर के पास 66%। मगर इस कंपनी की एक चीज मैं आपको यहाँ पे नोटिस कर दूं, तो कंपनी देखिए 2019 तक आपको तो प्रॉफिट तो दिखा दिया, मगर 2019 तक कंपनी का हाथ में क्या था, कैश नेगेटिव था। ये पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा वीक लगा। जो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखा रहा है मगर खुद के हाथ में पैसा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? वो माल तो बेच दिया मगर सर्विसेज तो दे दिया, मगर उसके हाथ में पैसा आने में टाइम लग रहा है। कंपनी का पैसा नेगेटिव में आ रहा है। तो उसके बाद 20 में उसको मतलब पॉजिटिव में आया, 2021 में पॉजिटिव में आया, 2022 में भी पॉजिटिव आया। तो अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से रिक्सी कंपनी है, तो आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर जाना। अगर आप रिक्स ना लेकर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना ही है एनबीएफसी में। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस तरीके से कंपनी को, एसबीआई कार्ड, इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। ये तगड़ा कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। हाँ, आप रिक्सी प्लेयर है, आप रिक्स लेकर अच्छा काम पैसा कमाना चाहते हैं, तभी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।